मैं आपका साथी अभिषेक जदवार स्वागत करता हूं आपका अपने आज की प्रैक्टिस सेट 5वें में। दोस्तों, ये हम जो आर्मी अग्निवीर की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये पूरी तरह दोस्तों पिछली बार का जो पेपर हुआ है आर्मी अग्निवीर का, उस पर बेस्ड है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन करने के आपको मैं फ़ायदे सबसे पहले बता दूं कि यहाँ हम 30 क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे, लेकिन 30 के साथ साथ हम अन्य दोस्तों 3-3 क्वेश्चन हर क्वेश्चन से रिलेट करके चलेंगे और टोटल हम यहाँ पर 120 क्वेश्चन करेंगे, समझ लो 30 के आधार पर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं बता दूं कि आपको ऐसे कई डिक्टो क्वेश्चन रहेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आप कमेंट भी करेंगे कि हाँ भैया डिक्टो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फंसे थे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और आपके जो है क्वेश्चनों को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा था। तो ये था दोस्तों, पहला परमाणु शक्ति केंद्र था आपका तारापुर में था। कहाँ पर था? तारापुर में था। अब बात आ जाती है कि इसकी कुछ अपन व्याख्या भी कर लेते हैं कि तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है। कभी सवाल आ जाए तो महाराष्ट्र में स्थित है, आपको बताना है। और यह कब चालू किया गया था? तो सन 1969 में तारापुर चालू किया गया था। अब और इससे संबंधित प्रश्न हम जान लेते हैं कुछ कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र कहाँ पर है। भारत का सबसे बड़ा पूछ लेता है तो कुडनकुलम लगाना है। यानी इससे पहले हमको तारापुर के बारे में क्या है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति केंद्र पूछे तो पहला पूछे तो भैया तारापुर, लेकिन सबसे बड़ा अगर से पूछ लेता है तो कुडनकुलम है। क्या है? कुडनकुलम है। अब बात आ जाती है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो परमाणु जो ऊर्जा होता है उसका आयोग होता है ना, तो आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा जी थे। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा दिया था भैया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। कौने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अब व्याख्या इसकी इस प्रकार से है कि 1965 के भारत पाक युद्ध के समय यह नारा दिया गया था। किस युद्ध के समय? तो 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस समय जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अब कुछ संबंधित प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं कि गर्म पानी की मछली किसे कहते हैं। तो गर्म पानी की मछली कहते हैं हमारी देश की जो प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उन्हें गर्म पानी की मछली कहते हैं। अब बात आती है कि पहला गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन था। तो पहला गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई जी थे, जो कि गैर कांग्रेस थे, कांग्रेस के नहीं थे। ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है अगला सवाल कि पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। तो ये हुई थी पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। व्याख्या कुछ कर लो। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, मज़ा आ रहा है कि नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कि अब है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। कब? अक्टूबर के महीने में 2 तारीख को 1959 में जो है राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी भैया। इसके बाद संबंधित प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं कि पंचायत राज की 3 स्तरीय संरचना होती है। क्या होती है? तो ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है और जिला परिषद होती है। क्या होती है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसके बाद अब बात आ जाती है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो पंचायती राज से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? तो 73वां जो है संबंधित है। अब अगला सवाल है कि प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो मैंने बताया था कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है ना, मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह गुफाएं पाषाणकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? पाषाणकालीन चित्रकला के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है, जो कि यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल है। ठीक है ना। अब बात आ जाती है कि एलोरा गुफाएं कहाँ है। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। और अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सवाल कभी आ जाए कि एलोरा गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और अजंता चित्रकला किस धर्म से संबंधित है। तो भैया बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या आपकी 552 है। ठीक है, 552 है। इसके अलावा बात आ जाती है कि इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि अनुच्छेद 81 के अनुसार अधिकतम 552 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं। किसमें? लोकसभा में हो सकते हैं। संबंधित प्रश्न पढ़ लेंगे दोस्त कि राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है। तो 250 है। और सदस्य के कितने मतलब संसद के कितने सदन होते हैं। तो 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है दोस्त और राज्यसभा उच्च सदन होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। अब बात आ जाती है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना
कब हुई थी। ठीक है, इसको अपन एक मतलब थोड़ा सा इसको थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस में हुई थी, तो 1872 में हुई थी। ठीक है, 1872 में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी ये आपको बताना है। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, तो गोलमेज सम्मेलन आपके हुए थे कहाँ पर, आपके ये लंदन में हुए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों जो भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, और ये भारत की पहली जनगणना थी जो कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और लेकिन पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। सवाल पूछता है कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन पहली संपूर्ण जनगणना अगर से पूछ ले तो 1881। मतलब 1872 की पहली जनगणना, लेकिन पहली संपूर्ण जनगणना 1881। मतलब पहली 1872 लेकिन पहली संपूर्ण 1881। सवाल ये याद रखना है, सवाल थोड़ी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा डीपली अगर से समझते भैया तो जो है आपका हो जाएगा, है ना, आपको कंसिस्टेंसी के साथ हो जाएगा। भारत में कितने वर्षों में जनगणना होती है, तो हर 10 साल में होती है, लेकिन भैया अभी जो है बहुत दिनों से जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी, और 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई है भाई दोस्त, है ना। उसके बाद है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, तो गोलमेज सम्मेलन आपके लंदन में हुए थे। संबंधित प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संविधान निर्माण पर चर्चा के लिए आयोजित किए गए थे। ये 3 बार हुए थे 1930 में, मतलब संविधान निर्माण पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन जो है आयोजित किए गए थे 1930, 1931 और 1932 में लंदन में हुए थे। ठीक है, ये बात ऐसी ध्यान रखना है आपको। बात चलती है कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन था 1931 का, एक तो 1930 में हुआ था, दूसरा 31, तीसरा 32 लंदन में हुए थे। तो दूसरे में जो है 1931 में गांधी जी शामिल हुए थे। अब बात है कि गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, मज़ा आ रहा है यानी दोस्त, जरूर बताना, है ना। थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन डिक्टो आपको कुछ एग्जाम में मिलेंगे, है ना। बात जाती है कि हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था, तो हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 2022 में। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 2022 में यह अभियान शुरू किया गया था, और हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहरा सके, ये इसका मूल उद्देश्य था दोस्तों। उसके बाद बात आ जाती है कि हर घर तिरंगा अभियान किस मंत्रालय की पहल है, तो संस्कृति मंत्रालय की पहल है। और झंडा संहिता कब लागू हुई थी, तो झंडा संहिता 2002 में लागू हुई थी। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में धान की खेती बड़े स्तर पर होती है दोस्त, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ये सवाल डिक्टो आपको मिलेंगे। एक बात याद रखना, धान उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है ना, तो धान जो उत्पादन है उसमें भारत का प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का है। और भारत का गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है धान में, और गेहूं में आपका कौन है, भारत में गेहूं उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आपने देख लिया होगा। अब बात आ जाती है कि अजंता की गुफाएं किस काल की गुफा है, तो अजंता की गुफा मैंने अभी बताया था बौद्ध काल की गुफाएं है। और अजंता की गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है, जिनमें बौद्ध धर्म के जीवन चित्रित है। ये आपको बात याद रखना है। बात जाती है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और एलोरा गुफाएं किन 3 धर्मों से जुड़ी है, तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जो है एलोरा की गुफाएं जुड़ी हुई है। ठीक है, ऐसी कौन सी गुफा है जो 3 धर्म से जुड़ी है, तो एलोरा की गुफा जुड़ी है, जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। ठीक है, ठीक है दोस्त, मज़ा आ रहा है ना, ये बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, है ना। संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। मतलब मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जिसमें जो है भारतीय संविधान का जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा करता है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो कुल भैया 6 मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है, तो संपत्ति का अधिकार वाला मौलिक अधिकार हटाया गया है। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा कि किसे भारतीय संविधान का जनक
कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी, कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। किससे? भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी से सवाल बनता ही बनता है दोस्त। बाकी इससे संबंधित कुछ सवाल है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये सभी को बात याद है। बात आ जाती है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से के 3 प्रमुख ग्रंथों का संग्रह है। मतलब त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ का संग्रह है। एक विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। मतलब विनय पिटक 1, सुत्त पिटक 2, अभिधम्म पिटक 3। बात आ जाती है मित्र कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जी जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्यों की शिक्षा, मतलब जो बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्यों की शिक्षा क्या थी? तो दुख थी, कारण था, निरोध था और मार्ग था। दुख, कारण, निरोध, मार्ग। दुख, कारण, निरोध, मार्ग। दुख, कारण, निरोध, मार्ग। ठीक है, आप इसे याद रखिए। बात आ जाती है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 1930 में। और इसकी व्याख्या है कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और दूसरा 31 में हुआ था, तीसरा 32 में हुआ था। 1931 में गांधी जी शामिल हुए थे, है ना। लेकिन इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में ब्रिटेन में हुआ तो था, लेकिन इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। अब बात आ जाती है कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। तो भैया तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया क्या? तो जी नहीं, कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो राजाओं व मुस्लिम लीग द्वारा। मतलब पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व राजाओं के द्वारा हुआ और मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ था। अब बात आ जाती है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कि भारत में कुल आपके 25 उच्च न्यायालय है। मतलब भारत में वर्तमान समय में कुल उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट्स कितने हैं? तो 25 है, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपस्थित है। ठीक है, अब इनसे सवाल कभी अगर से पूछ लेता है तो भाई सुन लो कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में था 1862 में। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में था। कब था बना था? तो मतलब ये 1862 में बना था। अब उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उच्चतम न्यायालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, उच्च न्यायालय कलकत्ता में भारत का पहला था 1862 में और उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में। ठीक है, ये हो गए आपके क्या? ये आपके हो गए जीके के। अब पढ़ लेते हैं अपन जीएस के। ठीक है, अब दोस्तों जीएस के थोड़े फास्ट कर लेते हैं अपन। यहाँ पर 15 क्वेश्चन। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो कैल्शियम जो आपका फास्फेट है, ये हड्डियों और दांतों में कैल्शियम का मुख्य स्रोत है। कौन? कैल्शियम फास्फेट। सवाल से संबंधित हड्डियों और दांत मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, जो उन्हें कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न पढ़ लेते हैं कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है आपका। ठीक है, जो कि सूर्य के प्रकाश में होता है। और शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है कैल्शियम की कमी से होता है। बात नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको इससे संबंधित प्रश्न दिलाने के लिए बहुत जरूरी है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, जिसे ए से दर्शाया जाता है। ठीक है, कभी इसका दर्शाने वाला अंक पूछ ले तो ए होता है। ठीक है, संबंधित प्रश्न इस प्रकार से है कि वोल्टेज की इकाई क्या है? तो वोल्टेज की इकाई वोल्ट है। प्रतिरोध की इकाई ओम है। अगला सवाल, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है? तो भैया प्रकाश का परावर्तन आपकी चमकदार सतह पर होता है। संबंधित प्रश्न है कि प्रकाश का अच्छा परावर्तन केवल चमकदार व समतल सतहों पर होता है, जिसे दर्पण इसका उदाहरण है। दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो दर्पण में बनने वाली छवि आभासी और सीधी होती है। और परावर्तन का नियम किस पर आधारित है? तो प्रकाश की किरण व आपतित किरण एक तल में होती है। मतलब यानी परावर्तन का नियम किस पर आधारित है? तो प्रकाश की किरण और आपतित किरण एक तल में होती है, इस पर जो है आधारित है। जल का सूत्र H2O, सीधी सी बात है, आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, और रही बात की जल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से के परमाणु से मिलकर बना है, इसलिए H2O इसको बोलते हैं। बात आ जाती है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो ये सवाल पूछता है भाई। D2O जो है आपके भारी जल का सूत्र होता है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगला सवाल है हाइड्रोजन गैस का सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा है? तो प्रोटियम जो है हाइड्रोजन गैस का सबसे हल्का समस्थानिक है। अब बात आ जाती है कि प्रोटियम हाइड्रोजन का सबसे साधारण और वो हल्का समस्थानिक है। ये बात तो आपको पता है, जिसमें प्रोटॉन होता है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, जिसमें एक प्रोटॉन तो होता है लेकिन न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता है। बात है कि भारी जल में कौन सा समस्थानिक होता है? तो भारी जल में आपका ड्यूटेरियम होता है समस्थानिक। और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ये आपको बात याद रखना है, ठीक है। बात है कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं? मतलब कोशिका का शक्ति घर मतलब पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सभी को पता होगा मुझे उम्मीद है। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है, इसलिए इसे कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस मतलब शक्ति घर कहते हैं। बात आ जाती है कि कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं, है ना, केंद्रक को कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं, ठीक है। और प्रोटीन संश्लेषण स्थल कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण स्थल राइबोसोम है, ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क, केंद्रक और प्रोटीन संश्लेषण स्थल कौन होता है? तो राइबोसोम होता है। बात आती है कि डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की संरचना बताई थी। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना बताई थी। बात आ जाती है अगली कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना तो बताई थी, लेकिन कब बताई थी? तो 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की दोहरी कुंडली डबल हेलिक्स संरचना को स्पष्ट किया था। बात आती है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का पूरा नाम है। और आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपका समय बचाने के लिए ज़रूरी है ना, क्योंकि सवाल तो सभी कराते हैं जल्दी, लेकिन जो कम समय में अच्छा कंटेंट दे दे वही आपके लिए बेटर होना चाहिए, और वही कि आप उसी चीज़ की आपको तलाश होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो रक्त में कौन सा भाग रोगों से लड़ता है? तो WBC जो है आपका श्वेत, जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है। तो WBC जो है आपका शरीर में प्रतीक्षा प्रणाली में रोगाणुओं से रक्षा करता है आपके, ठीक है, कौन? WBC। अब बात आ जाती है कि संबंधित प्रश्न RBC का कार्य क्या है ना। तो RBC का कार्य होता है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना, जिसको लाल रक्त कणिका कहते हैं। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? खून का थक्का बनाना। बात आ जाती है कि साबुन का pH कितना होता है? तो भैया साबुन का pH 9 होता है, आपको याद रखना है। और साबुन क्षारीय होता है ना, क्योंकि 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। आपको पता है कि 7 से कम जिसका pH मान होता है वो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा जिसका होता है वो क्षारीय होते हैं। तो साबुन क्षारीय होता है क्योंकि इसका pH मान 9 के आसपास होता है। संबंधित प्रश्न पढ़ लेते हैं अपन भैया। अम्लीय पदार्थ का pH 7 से कम और तटस्थ पदार्थ का pH 7 है ना। तटस्थ जो होते हैं पदार्थ उसका pH 7 होता है। बात आ जाती है कि पौधों में भोजन संग्रह किस रूप में होता है? तो पौधों में भोजन संग्रह किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है, बात याद रखना है। और पौधों अपने द्वारा बनाए गए भोजन को स्टार्च के रूप में पत्तियों में संग्रहित करते हैं। जो पौधे होते हैं वो अपने द्वारा जो भोजन बनाते हैं उसको स्टार्च के रूप में पत्तियों में संग्रह करते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अब और बात अपन कर लेते हैं कुछ कि प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला पहला उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला पहला उत्पाद ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला पहला उत्पाद ग्लूकोज है। और स्टार्च की उपस्थिति जांचने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? तो स्टार्च की उपस्थिति जांचने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? तो आयोडीन प्रयोग करते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला पहला उत्पाद कौन सा है? तो ग्लूकोज है। और स्टार्च की उपस्थिति जांचने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? तो आयोडीन प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है आपका कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये सभी को बाद में बता दूं। और विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और संबंधित रोग कुछ इस प्रकार से है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। और हड्डी की कमजोरी विटामिन डी की कमी से होती है ना। तो भरपूर भैया विटामिन डी सूर्य से लो, हड्डी को मजबूत बनाओ, क्योंकि 1600 मीटर के घोड़े आपको बनना है, चीते बनना है, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब इससे संबंधित प्रश्न ये है कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, ठीक है, जो कि एक एंटीबायोटिक चीज़ है, ठीक है। बात यदि कि चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। बात है टीकाकरण का जनक लुई
पाश्चर को कहते हैं। किसको? लुई पाश्चर को टीकाकरण का जनक कहते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन है? लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। मतलब लीवर, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि क्या कौन सा रस बनाता है? तो पित्त रस बनाता है। ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है कि संबंधित प्रश्न है कि अग्नाशय कौन सा हार्मोन बनाता है? तो अग्नाशय जो है आपका इंसुलिन हार्मोन बनाता है, और थायराइड हार्मोन जो है थायरोक्सिन बनाता है। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद है कि बल्ब में भरी जो गैस होती है, बल्ब में भरा गैस कौन सी होती है? तो भैया बल्ब में जो गैस भरी होती है वो आपकी होती है कौन सी? वो होती है आपकी आर्गन गैस होती है। कौन सी? आर्गन गैस बल्ब में भरी होती है। संबंधित सवाल इस प्रकार से है कि बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है क्योंकि यह निष्क्रिय गैस है। कैसी गैस है भैया? बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है क्योंकि यह निष्क्रिय गैस है और तंतु को जल्दी जलने नहीं देती। ठीक है, तंतु को जल्दी जलने नहीं देती, ये बात है। बात आ जाती है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3422, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस जो है टंगस्टन का गलनांक होता है। और नियॉन गैस किस में प्रयोग की जाती है? तो सजावटी लाइट में नियॉन गैस जो है आपका प्रयोग की जाती है। बात है लास्ट सवाल की, आप इसे ध्यान से समझिएगा कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, सामान्य ताप पर, ठीक है, शरीर मतलब सामान्य मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर से फ़ारेनहाइट में पूछे तो आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, सामान्य मानव शरीर का तापमान। और इससे संबंधित अगर से प्रश्न पूछ लेता है कि शरीर का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? तो शरीर का तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है। और बुखार कितने तापमान से माना जाता है? तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक अगर से है तो आपका बुखार माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी टोटल हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन के बलबूते पर 120 के आसपास सवाल किए। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में प्यार से बताना भाई। और इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब कर देना। और आप जिस भाई को भी अपने दोस्त को फौजी बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छा स्कोर कर सके एग्जाम में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।